तो अगर आप भी ये सोच रहे थे कि भाई अगली वाली जो रॉयल रंबल है वो सऊदी अरेबिया से है, तो इस बार हमको सुबह नहीं उठना पड़ेगा, मस्त रात को जो अपने सऊदी अरेबिया के शोज की टाइमिंग होती है उस टाइम पर शोज को एंजॉय करेंगे, शो को एंजॉय करेंगे। तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस वाली रॉयल रंबल के लिए एक स्पेशल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाला है जो कि उनके हिसाब से 2 PM ईस्टर्न टाइम है। और जब आप इसे IST में कन्वर्ट करते हो तो भाई ये निकल के आता है हमारे लिए टाइम रात के 12:30 बजे। तो यानी 1 फरवरी को होने वाली है इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए रॉयल रंबल। तो 12:30 से शुरू होगा, इसका मतलब कि ये 4 बजे तक खत्म होगा। तो मतलब कि आपको रात का जगराता करना पड़ेगा, जो कि 10:30 या 10 बजे के आसपास यूजुअल टाइमिंग होती थी सऊदी अरेबिया के शोज के लिए। हमारे लिए इंडिया में इस बार वैसा है नहीं, तो रात भर जगने का काम आपको इस बार करना पड़ेगा, भले ही सुबह नहीं उठना पड़े, लेकिन रात भर अगर रॉयल रंबल देखनी है तो भाई इस बार अब जगना पड़ेगा आपको। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और जैसा मैंने आपको कल वाली वीडियो में बोला था कि जॉन सीना आने वाले हैं कोडी रोड्स के पॉडकास्ट में, उस पॉडकास्ट में आ चुके हैं और सही में जैसा एक्सपेक्टेड था वैसी यहाँ पे बातें भी सुनने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं उस बारे में जो इतना ज़्यादा हल्ला मचा था कि भाई रॉक एंड ट्रेविस स्कॉट आ गए रेसलमेनिया में, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो जो स्टोरी है उसको आगे नहीं चलाया। तो जॉन सीना ने वही है कि थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन पे अपने जो ओपिनियन है वो दिए, और मुझे लगता है ये उनके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा था, फैंस के पर्सपेक्टिव से नहीं था। वो ये कहते हैं कि देखो ये दोनों बंदे थे रेसलमेनिया में, लेकिन उसके बाद ये नहीं आए। लेकिन जिन दो बंदों ने इसके बारे में कभी भी डिस्कस नहीं किया वो हम दोनों हैं, यानी जो दो बंदे उस वाली मेन स्टोरी में इन्वॉल्व हैं। हमने तो कभी नहीं डिस्कस किया कि भैया रॉक क्यों नहीं है, ट्रेविस स्कॉट क्यों नहीं है। तो फिर फैंस सिर्फ ये बात जो है बोले जा रहे थे। थोड़ा यहाँ पे उन्होंने अब शब्दों का भी प्रयोग किया। भाई यहाँ पे तो जॉन सीना बिल्कुल अलग ही जॉन सीना नजर आ रहा था, देख के लग रहा है कि हाँ अभी बंदा जो है सही में रिटायर हो गया। तो उनका कहना यह था कि फैंस ने सारी बातें बोली, हमने तो कभी ये डिस्कस किया ही नहीं। तो फिर भी ये आंसर वैसा तो नहीं है जैसा फैंस को सुनना था, बट ठीक है, जॉन सीना अब रिटायर हो गए, अब क्या ही बोल सकते हैं इसके आगे। मतलब इस चीज़ को वो थोड़ा ऐसा साइड ही करके निकाल रहे थे। और फिर उन्होंने इस बारे में भी कमेंट किया कि अगर रॉक एंड ट्रेविस स्कॉट वाला एंगल चलता, अगर रॉक की स्टोरी कंटिन्यू होती तो ना तुमको जॉन सीना और रैंडी ओर्टन की फ्यूड दिखती, ना तुमको जॉन सीना और CM पंक की फ्यूड दिखती, ना तुम जॉन सीना वर्सेस AJ स्टाइल्स देख पाते। तो ऐसा कह के जॉन सीना ने बोला कि अगर वो चीज़ तुम्हें नहीं मिली तो उसके बदले भी तुम्हें बहुत कुछ मिला। अब ये बात से मेरी ये नहीं समझ में आया कि अगर रॉक अगर होते भी तो ऐसा थोड़ी था कि आप ये नहीं कर सकते थे, बट क्या फिर प्लान्स अलग होते। इस वाले वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जॉन सीना। तो उनके हिसाब से तो अभी रॉक और ट्रेविस स्कॉट का ना होना, जितना हल्ला ऐसा सुन के लग रहा है जॉन सीना को कि भाई जितना हल्ला लोगों ने मचा दिया था उस वजह से उनका तो दिमाग खराब हो गया कि भैया उनका रिटायरमेंट टूर चल रहा है, इस बारे में तुम जो चीज़ नहीं हो रही उसके बारे में कम बात करो, जो चीज़ हो रही है उसके बारे में तुम थोड़ा ज़्यादा बात कर सकते हो। और वैसे उन्होंने हील टर्न के बारे में, फेलियर के बारे में बोला भी था, लेकिन फिर भी वो अपने पूरे रिटायरमेंट टूर को समअप करते हुए बोलते हैं भाई ये बहुत ब्यूटीफुल था और उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई जो भी एक साल में उन्होंने किया। फिर वो अपने रेसलिंग के सबसे ज़्यादा स्पेशल मूवमेंट की बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स की बात करते हैं, और वो था कि जब CM पंक गया सऊदी अरेबिया में और उन्होंने वहाँ के क्राउड के सामने अपोलोजाइज किया। वो कहते हैं कि कैसे रेसलिंग ने दो कल्चर्स को ये साथ में ले गया, क्योंकि पहले CM पंक ने कुछ उल्टे सीधे कमेंट कर दिए थे सऊदी अरेबिया के बारे में, क्योंकि तब वो WWE कंपनी में नहीं थे, लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए और उसके बाद फिर जब सऊदी अरेबिया में जाकर उनको शो करना था तो अपोलोजाइज तो करना ही था, और वहाँ के क्राउड ने उनको बू किया, लेकिन उसके बाद पसंद करना शुरू कर दिया। तो कह सकते हो कि वो रेसलिंग की वजह से एक टाइम पे CM पंक का जो ओपिनियन था और वहाँ के फैंस का जो रहता था रिएक्शन CM पंक के लिए वो पूरा चेंज हो गया। और जॉन सीना पता मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा इतना स्पेशली खुद जॉन सीना के लिए मूवमेंट कैसे है। वो कहते हैं कि वो बहुत लकी भी हैं कि वो उस टाइम पर CM पंक के साथ एक फ्यूड कर रहे थे, एक प्रोग्राम कर रहे थे। तो इसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी मानते हैं कि इतने स्पेशल मूवमेंट का वो पार्ट रहा है। फिर अगेन जैसे रिटायरमेंट के बारे में उन्होंने बोला कि उनको वो जो अपना जो पूरा रिटायरमेंट है वो अच्छा लगा, और जो हमने देखा था ये जब जजमेंट डे के साथ, जब डोमिनिक के साथ उनका मैच था सर्वाइवर सीरीज में, वो कहते हैं ये मेरा ही आइडिया था कि जजमेंट डे के सारे मेंबर्स इस वाले प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगे। जब एक के बाद एक आके सब ने, इवन महिलाओं ने भी जॉन सीना के ऊपर हाथ उठा दिए थे। मैंने आपको बोला था ना कि ये जो चीज़ें हैं वो जॉन सीना की तरफ से ही बुक हो रही हैं, क्योंकि ट्रिपल एच में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जॉन सीना को आगे ऐसे बोले, और इसीलिए लगता है कि वो विंस मैकमैन टाइप का बॉस होना चाहिए जो कि चीज़ें अपने हिसाब से करे। वरना जॉन सीना का तो ये था भाई अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। फैंस को थोड़े, फैंस की भावनाएं ज़रूर उससे आहत हुई, क्योंकि हमने इस तरीके से जॉन सीना को देखा नहीं है। तो जजमेंट डे का जो सारा जो हमने देखा ना, ये जो आके उनको फेल दिया गया था वो जॉन सीना का ही आइडिया था। और इस पॉडकास्ट के एंड में अभी टैप आउट के बारे में भी बात करेंगे, जॉन सीना ने खुद अपना ओपिनियन दिया इसके ऊपर, लेकिन पॉडकास्ट के एंड में इतनी ज़्यादा जॉन सीना ने तारीफें कर दी कोडी रोड्स की, कोडी रोड्स वहाँ पे इमोशनल भी हो जाते हैं और एंड में उन्होंने हक किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जॉन सीना ने वो जो टैप आउट किया जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है कि भाई जॉन सीना को टैप आउट नहीं करना चाहिए,
चाहिए था, उनका एटीट्यूड नेवर गिव अप का है, तो जॉन सीना जैसे बंदे ने ऐसा क्यों कर दिया, तो इसके ऊपर क्या कहा जॉन सीना ने, उससे पहले आप ये सुनो। इस पे एक बहुत ही वियर्ड, इसको मैं इनका कंपैरिजन एनालॉजी दे सकता हूँ कि आपने देखी होगी डेथ जब किसी बंदे की होती है और अगर कहते हैं कि वो हंसते हुए मरा है, तो ये कुछ सिमिलर तरीके की चीज है। और कई बार इतने मतलब एक कवि जैसे अपनी कविता लिखता है ना, आप समझ लो कि वैसे ही जॉन सीना ने वो रिंग में काम करके दिया है। एग्जैक्टली जो मैंने बात यहाँ पे बोली है ना, वही जॉन सीना ने इस पॉडकास्ट में आके बोली कि उनका मतलब क्या था वो स्माइल के साथ टैप आउट करने का। वो यही बात बोलते हैं एग्जैक्ट कि जैसे कोई इंसान अपनी पूरी लाइफ जीता है, उसके बाद वो स्ट्रगल करता है अपनी मरने से पहले, लेकिन फिर जब उसे रियलाइज हो जाता है कि भाई अब जो अंत है वो नजदीक है, तो वो एक बार अपने सारे जो लव्ड वंस हैं उनके पास होना चाहता है, उनके साथ कनेक्ट करना चाहता है, और जैसे ही वो कनेक्ट कर लेता है तो वो एक लंबी सांस लेता है और फिर वो इस दुनिया को अलविदा कहता है। एग्जैक्ट यही बात जॉन सीना ने व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट वाले पॉडकास्ट में बोली कोडी रोड्स के साथ। और आई थिंक ये जो कवि वाले तरीके से, जैसे मैंने रिव्यू वीडियो में बोला था कि बिल्कुल ऐसे पोएटिक वे में जॉन सीना उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर जो एक लेयर बन गई बहुत मोटी वाली, वो ये थी कि नेवर गिव अप कहता है जॉन सीना, वो किसी भी कीमत पर टैप आउट नहीं कर सकता। बट ये सारी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, जॉन सीना जिंदगी भर नेवर गिव अप कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने टैप आउट कर दिया है। जिसको ये बात डाइजेस्ट करनी है उसने वो कर ली है, जिससे नहीं होनी उससे कभी भी नहीं होने वाली। तो फिर जॉन सीना ने यही बोला कि देखो हमारा तो ऐसा करने के पीछे जो उद्देश्य है वो कुछ यही था, और वो समझ में आ भी गया था वैसे देख के। बट स्टिल वो अंदर का जो एक बचपन वाला जॉन सीना का फैन है वो यही मानता है कि जॉन सीना तो कभी टैप आउट नहीं कर सकता। बट रिटायरमेंट मैच है तो भाई अब जाते जाते तो वही है कि WWE फिर सोचते कि कैसे मूवमेंट के ऊपर डबल डाउन करे, और ऑलरेडी अगर इतनी हाइप है तो क्यों ना कुछ ऐसा मूवमेंट क्रिएट करे, और उससे WWE को हाइप बहुत ज़्यादा मिली भी है। हाँ, लेकिन बदले में जो चीज़ हो गई वो है ट्रिपल एच के ऊपर बहुत ज़्यादा हेट। बट अब बात आती है जॉन सीना के लिए नेक्स्ट क्या है। तो आपको लग रहा होगा कि भैया अब ये बंदा हॉलीवुड में चला जाएगा, ये पूरा अपना जो टाइम है वो एक्टर बनने में बिताने वाला। लेकिन जॉन सीना ने बोला सबसे पहले तो उनके दांत टूट गए हैं, उनको अपना जो टूथ इम्प्लांट है वो करवाना है, और फिर वो बोलते हैं कि वो थोड़ा अभी स्क्रीन से दूर रहने वाले हैं। वो अपने जो करीबी लोग हैं जिनको वो टाइम नहीं दे पाए हैं, अभी उनका मेन फोकस है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। तो मेरे को ऐसा लगा था कि रिटायर होने के बाद अब जॉन सीना चले जाएंगे पूरा अपने हॉलीवुड वाले रन में, लेकिन अभी जॉन सीना ऐसा नहीं कर रहे। अभी उनको अच्छा खासा टाइम चाहिए कि वो अपने क्लोज लोगों के साथ में एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो ये कुछ मेजर बातें थी जो कि जॉन सीना ने इस कोडी रोड्स के व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट वाले पॉडकास्ट में बोली हैं। अब इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, स्पेशली उनकी टैप आउट करने वाली चीज़ के पीछे जो उन्होंने लॉजिक दिया, और रॉक एंड ट्रेविस स्कॉट के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बातें बोल के आप जंग छेड़ सकते हो। रेसलिंग एक्सट्रीम मेनिया WXM, तो अगर आप इस रेसलिंग वाली नीश में बहुत ज़्यादा हार्डकोर घुस के चीज़ों को फॉलो करते हो तो शायद आपने इस चीज़ के बारे में सुन लिया होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया की एक नई रेसलिंग कंपनी आई है जिसका नाम है WXM, और मैं इसका शो अटेंड कर चुका हूँ। आई थिंक अगर मैं सही जा रहा हूँ तो मार्च अप्रैल के आसपास मैंने इसको अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी शेयर किया था WXM के बारे में। तो भाई कुछ नया, कुछ मतलब रेसलिंग में जैसे हम बोलते थे कि WWE कंपनी है, इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है, तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो शायद उन अच्छी चीज़ों की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि WXM कंपनी आ चुकी है और इसके काफ़ी सारे एपिसोड्स भी आ गए हैं। और क्योंकि अब इसका पूरा पावर बम वाली आ गया, तो मुझे लगता है अब इसके ऊपर जो अपना ओपिनियन है वो देना सही रहेगा। सबसे बढ़िया चीज़, बेकार क्या गड़बड़ हो रही है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ है भाई, जो कोर होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि इनके पास टैलेंट जिस तरीके का है और जो इनका प्रोडक्शन है भाई, वो बिल्कुल टॉप नॉच है। आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि जैसे कि कोई नई रेसलिंग कंपनी स्टार्ट हो रही है, और देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट किया गया है, कि पूरी प्लानिंग के साथ, कि अब इंडिया में जो रेसलिंग, प्रोफेशनल रेसलिंग की ऑडियंस है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, WWE की व्यूअरशिप इंडिया से कितनी आती है वो बताने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना उसको कैप्चर किया जाए। और मैं डायरेक्टली इनके साथ बात भी कर चुका हूँ पहले, जो कंपनी के CEO हैं जीत, उनसे मेरी बात भी हुई, तो मुझे पता चला कि इन्होंने जो सारी चीज़ें हैं वो बाहर से ही रिसोर्स करी हैं, क्योंकि इंडिया में अभी वैसे लोग नहीं है जो कि एक प्रोफेशनल रेसलिंग के शो को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा उसमें माहिर हैं। तो ये अपना जो सारा क्रू है, जो रिसोर्सेज हैं, वो बाहर से लेके आए, इस वजह से आपको वो जो क्वालिटी है वो इतनी तगड़ी भी लग रही है। और सबसे अच्छी बात कि अब इंडिया से भी हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ की भी कोई प्रोफेशनल रेसलिंग है। तो जो मेन चीज़ें भाई बहुत मस्त तरीके से WXM ने उसमें जो है उस बॉक्स पे चेक किया है, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ भी है यहाँ पे। जैसे कि इनकी पैकेजिंग देखो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो उसकी डिलीवरी है, जैसे अगर आप प्रोफेशनल रेसलिंग को फॉलो भी करते हो तो भी ऐसा हो सकता है कि आपने इसके बारे में कुछ भी ना सुना हो, क्योंकि एक तो इनका जो पावर बम आया भी था, जिन्होंने मुंबई में आई
थिंक रिकॉर्ड किया था, उसके एपिसोड्स बहुत धीरे धीरे रिलीज किए थे, तो उतनी ज़्यादा वो हाइप नहीं बन पाई। और आपको पता है कि रेसलिंग में ही नहीं बोलूँगा, वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ों में एक वो जो मोमेंटम है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद इनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस भी मुझे ऐसे लगी बहुत ज़्यादा थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप की है, थोड़ा चीज़ों को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इंडिया की रेसलिंग ऑडियंस को टारगेट करना है। तो कई बार जो अप्रोच है वो थोड़ी बाहर जैसी लग रही है, और या तो आप उसका एक बिल्कुल बीच में ले गए, परफेक्ट आपके पास ब्लेंड होना चाहिए, तब वो आपकी सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हैं वो काम कर सकती है, कैसे आपके प्रोडक्ट के ऊपर और ज़्यादा एक्सपोजर लाने के लिए। फिर मार्केटिंग मुझे लगता है जिस हिसाब से इन्होंने करी उतना ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ, क्योंकि जो काम है मुझे लगता है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखने की ज़रूरत है। थोड़ा जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि हाँ इंडिया की है चीज़ तो उस तरीके से आप उसे प्रमोट भी करोगे, लेकिन वो नेशनलिज्म वाला एंगल भी ऐसा होता है ना कि वो एक हद तक ही काम करता है, तो आई थिंक उसको भी टू मच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो मैंने पावर बॉम्ब जब इनका शो देखा तो अभी मुंबई से है, इन्होंने टिकट्स को भी हाइप किया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे काफ़ी सारी एम्प्टी सीट्स भी थी। तो इतना तो है कि इन्होंने जो मेन चीज़ है उसके ऊपर अच्छा काम कर लिया है, लेकिन वो जो ऊपर से पॉलिश करने वाला काम होता है वो अभी ऐसा है कि उसमें बहुत कुछ मेहनत करनी बाकी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, उन सारे टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे जो कि रेसलिंग में इंटरेस्टेड है, जो इंडिया से डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हैं। अगर उनको कैप्चर कर ले तो आई थिंक वो भी बहुत बहुत क्या वही आई थिंक अल्टीमेट गोल है। फिर मैंने इनके यूट्यूब चैनल पे भी देखा तो भाई कंटेंट काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि एक्टिवली जब एक पूरी कंपनी है तो उसको एक यूट्यूब चैनल की तरह नहीं, उसको एक कंपनी की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो उस हिसाब से भी जो कंटेंट है वो वहाँ पे कम था। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट भी देखा, कंपनी के जो CEO है, नहीं जीत जो है COO है, तो उनका भी एक पॉडकास्ट है रिशनरी करके, उसके ऊपर भाई एक पे तो मैंने व्यूज़ देखे 2000 भी नहीं है, तो वो थोड़ा एम्बेरसिंग भी लगता है ऐसे कि मतलब अगर आप इतना बड़ा कुछ लेके आ रहे हो और उसके ऊपर उतनी आई बॉल्स नहीं आ पा रही। बट अच्छी बात यह है कि जो मेन कोर है उसके ऊपर उन्होंने अच्छा काम किया, वो पॉलिश करने वाली चीज़ और बढ़िया से मार्केटिंग करने वाली चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने वाली चीज़, अगर वो अच्छे से नेल हो जाती है भाई, जिसके लिए आई थिंक इनको अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा और बेटर करना पड़ेगा। तो इसमें तगड़ी वाली पोटेंशियल है, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इंडिया में रेसलिंग है, अच्छा तो सस्ता वर्जन ही कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने सस्ता वर्जन वाला नहीं। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के लेवल का नहीं है तो भाई जैसे इंडी शोज मैंने जितने भी देखे हैं, इवन आप ROH या TNA की भी बात कर लो, कुछ उससे बेटर या एटलीस्ट उस लेवल पे तो उन्होंने काम किया। ROH तो फिर मैं थोड़ा नीचे ही रेट करूंगा। तो ये एक तगड़ा रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं अगर एग्जीक्यूशन चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। बाकी जो टैलेंट है, जो प्रोडक्शन है, एटलीस्ट पहले इंप्रेशन में देख के तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। और जो इसके आने वाले शोज़ भी हैं वो ऑलरेडी मैं अटेंड कर चुका हूँ, तो शायद वही वाले शोज़ इनके आगे भी आने वाले हैं। तो देखते हैं अब पहले अपने इंट्रोडक्शन के बाद इनका काम कैसे रहता है। बाकी हमारी तो सारी उम्मीदें हैं इनके साथ, क्योंकि अगर अच्छा काम करेंगे, इंडिया से कुछ करेंगे प्रोफेशनल रेसलिंग में, तो भाई फिर बढ़िया ही है। क्योंकि वहाँ हमारी एक जो कंप्लेन रहती थी ना कि इंडियन टैलेंट्स का कुछ नहीं हो रहा, वो शायद फिर आपको यहाँ देख सकता है। ये वाला साल अब खत्म होने वाला है, उसके बाद रॉयल रंबल आ जाएगी, फिर रेसलमेनिया सीजन होगा और हम 2026 के भी डब्ल्यूडब्ल्यू के एरा में एंटर कर जाएंगे। और दो एक्सपेक्टेड फ्यूड्स जो कि बोल सकते हो हेडलाइन करेंगे या फिर हाईलाइट रहने वाले पूरे साल की, उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मल्टीपल मैचेस आपको इन दोनों ही फ्यूड्स के अंदर दिखने वाले हैं। और मैं बात कर रहा हूँ गुंथर एंड ब्रॉक लेसनर, और यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर एंड रोमन रेंस की। एक्सपेक्टेड है कि इनके बीच में जो प्रोग्राम, इनके बीच में फ्यूड, इनके बीच में मैच होने वाला है, लेकिन ये मल्टीपल मैचेस में चलेगा। जैसे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया इस पॉइंट पे कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनकी इस वाली फ्यूड को बहुत मस्त बनाना चाहती है, इसको अच्छे से नेल करना चाहती है, जो स्टोरी टेलिंग है उसके ऊपर अच्छा काम करना चाहती है। तो काफी ऑब्वियस भी हो जाता है कि इनका एक नहीं बल्कि मल्टीपल मैचेस होंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या ये रेसलमेनिया में फीचर होते हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज या फिर सऊदी अरब के शोज पे करेगी। और फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर, इस मैच के बारे में तो हमने अभी पहले बात भी करी थी कि कैसे मैच रेसलमेनिया में भी हो सकता है। और जैसा कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट होगा समर स्लैम में, पता नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि वहां पर उनका रिटायरमेंट होने वाला है, भले उनका होम टाउन है। बट जो भी है, इनके बीच में मल्टीपल मैच होंगे, जैसे हमने कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के केस में भी देखा था। क्योंकि अब जिस तरीके से गुंथर ने टैप आउट करवा दिया है जॉन सीना को, इतना तो पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू गुंथर के कैरेक्टर में बहुत इन्वेस्ट करने वाली है। और इसके लिए उनको चाहिए एक अच्छी खासी फ्यूड, एक अच्छे खासे लेवल के सुपरस्टार के साथ, और फिर वो नाम है ब्रॉक लेसनर। और ब्रॉक लेसनर के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उससे पहले भी ये वाला एक पेंडिंग मैच रह गया था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ओरिजिनली करना भी चाहती थी रेसलमेनिया में। तो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर और गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये दोनों प्रोग्राम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ पीक लेवल की स्टोरी टेलिंग दे सकते हैं। अगेन पोटेंशियल है, बट देखते हैं क्या उसके ऊपर चीजें खरी उतर पाती हैं या फिर उस हिसाब से होती हैं जिसको फैंस भी अप्रिशिएट करें। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।